जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने बिहार फायरमैन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो यह जो हम लोग का फायरमैन का प्रैक्टिस सेट है वो 10 है और इससे पहले जो है आपका 9 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और आपका जो बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम डेट है तो वो भी आपको एग्ज़ाम डेट आ चुका है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 23 मार्च 2021 को होगा। तो आप लोग कंफर्म रहिए कि आपका एग्ज़ाम जो है इसी तिथि को होगा और अपने जो तैयारी है वो बेहतर तरीक़ों से करते रहिए, क्योंकि आपका 2 से ढाई महीने का जो समय बचा हुआ इसमें आप लोग ज़ोरदार तरीक़ों से जो आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो इस समय हम लोग देखें तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न रह रहा है, जो कि आपका पैटर्न या फिर बोले उसका क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहा है, यानी कि सिलेबस से थोड़ा आउट रह रहा है। तो आप लोग जोरदार मेहनत करके अपना उस सिलेबस को पकड़ सकते हैं। तो उसमें आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा। साथ ही साथ हम आपको जो प्राइवेट प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो भी बुक है मैं आपको जिस बुक से आप लोग कहते हैं उस बुक से मैं कराने के लिए रेडी रहता हूँ। मैंने ऑलरेडी जो आपका 4 बुक से जो है प्रैक्टिस सेट करा चुका है। पहला जो आपका जो था यूनिक पब्लिकेशन से, उसमें हम लोगों ने 46 प्रैक्टिस सेट देखा। फिर जो दूसरा हम लोग का था अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक, उसमें भी हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट देखे थे। फिर हम लोग का तीसरा जो था प्लेटफॉर्म का, तो उसमें भी आपको 28 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है, इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है। और ये तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं तो ये स्पार्क का है, इसमें भी आपको 20 सेट है। तो टोटल देखा जाए तो ये हम लोग का 50 100 120 के लगभग, यानी कि 120 प्रैक्टिस सेट है। इसमें क्वेश्चन कितने हो जाएंगे तो ये आपको 1200 से अधिक ही होंगे, क्योंकि 12,000 प्रश्न हो जा रहे हैं। ठीक, ये 12,000 प्रश्न हो जा रहे हैं। 1200 120 गुने 100 तो बहुत ही आपके लिए प्रश्न हो जा रहे हैं। यदि आपको इस पैटर्न पर ये पूरा बुक देख लेते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सारे वीडियो देख लीजिए और अपना जो तैयारी है वो बेहतर तरीक़ों से करिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी और बुक से भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, यदि आपका मन है कि मैं दूसरा भी प्रैक्टिस सेट बुक से करना चाहता हूँ, तो आप लोग उस बुक का नाम कमेंट करिए कि सर वो जो बुक है उससे प्रैक्टिस सेट चलाइए, तो मैं उसको अवश्य चलाऊँगा। ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको वादा करता हूँ कि आप लोग जिस बुक से भी बोलिएगा प्रैक्टिस सेट चलाने को, मैं चलाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ठीक, तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए हम इसको शुरू कर लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से पहला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो यह किसके द्वारा जो है सिद्ध किया गया, तो देखिए यह सिद्ध किया गया था केपलर के द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार के ओर से कौन जो है उपस्थित होता है। तो देखिए उसमें उपस्थित होता है आपका राज्य के महाधिवक्ता उपस्थित होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि प्रथम भाषाई राज्य किससे बनाया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न है कि प्रथम जो भाषाई राज्य था वो आपका आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि अरुंधति रॉय किस पुस्तक की लेखिका है। तो अरुंधति रॉय जो है आपका गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स, इस पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति रॉय। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है। तो लवणता वृद्धि के कारण जो खेती के योग्य नहीं है वो कौन सा जिला है, वह जिला है नागपट्टिनम। कौन सा, नागपट्टिनम, जो तमिलनाडु का एक जिला है जो लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं हो। आपको पता होगा कि जब लवणता अधिक हो जाती है खेतों में तो वह खेती के योग्य नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका, यह देखिए यहाँ से, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए उपाय के लिए देश के बीच करार है। तो यही आपका जो है क्योटो प्रोटोकॉल है। राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो रोमांसिंग विद लाइफ इस पुस्तक के लेखक देव आनंद है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है 8वें नंबर की कह रहा है कि कौन से गोलामेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक, तो आपको बताना है कि कौन से गोलामेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था। प्रथम जो हुआ था यह 1930, द्वितीय 1931, तृतीय 1932, ये तीनों लगातार जो है गोलामेज सम्मेलन हुआ था। तो इसमें जो भाग लिया गया था द्वितीय में लिया गया था, जो कि 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 9 नंबर जो प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ से हम लोग का जो फिलिंग द ब्लैंक्स करे, ये अंग्रेजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन सा होगा, इसमें राइट आंसर आप लोग कॉन्क्रीट कर लीजिएगा, ठीक, और कॉन्क्रीट नेगेटिव, राइट आंसर बी कर लीजिए। चलिए अगला हम लोग का है कि ललित कला अकादमी किससे संवर्धन के लिए समर्पित है। तो यह जो समर्पित है आपका ललित कला के लिए समर्पित है। जो ललित कला अकादमी है किसके संवर्धन के लिए समर्पित है, तो यह ललित कला के लिए समर्पित है। अगला जो हम लोग का है कि मांग वक्र कब अंतरिक्त नहीं होता है। तो मांग वक्र जो होता है कब अंतरित नहीं होता, देखिए यहाँ से जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है तो जो मांग वक्र अंतरित नहीं होता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि दुशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुशासन शब्द का संधि विच्छेद 2 + शासन, ऑप्शन जो 3 वाला है सी है वो राइट आंसर है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। तो इलाहाबाद का जो स्तंभ है यह बनवाया गया था हरिसेन के द्वारा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिलेक्ट द वन विच बेसिक एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर जो गिवन वर्ड यहाँ पर है कि नेग्रेड, यहाँ पर नेग्रेड का है, इसका एक्सप्रेसेस मीनिंग खोजना कौन सा होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा मिस्र होगा, क्या होगा, राइट आंसर सी कर लीजिएगा, मिस्र। चलिए अगला जो प्रश्न है कि मेधावी राजस्व अधिकारी जो टोडरमल है, टोडरमल, ठीक, टोडर एके में होता है, तो टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी। तो यह जो टोडरमल था यह आपको शेरशाह के अधीन सेवा किया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 16 नंबर है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। अगला प्रश्न है कि किसने स्वायत्ता निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था। तो यह पृथक जो किया गया था शुम्पीटर के द्वारा किया गया था। यहाँ पर अलग जो है कि स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से अलग पृथक, यहाँ पर पृथक का मतलब है कि अलग किया गया था, तो शुम्पीटर के द्वारा अलग किया गया था। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये इसका जो स्थापना है यह नीलगिरी में हुआ था, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय संघ के जो स्थापना है यह 1920 ईस्वी में किया गया था, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी। तो जो ब्लैक होल त्रासदी है ये आपको कोलकाता में घटी थी। अगला पॉइंट है कि विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो शिलान्यास है यह 1961 में किया गया था, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में बी का उपसर्ग नहीं है, ठीक, बी का उपसर्ग नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बी का उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन जो बीटअप है इसमें बी उपसर्ग नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो डॉक्टर पी रामाराव जो समिति है यह संबंधित है रक्षा से, ठीक। चलिए अगला हम लोग का है कि किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है। तो यह परिधान जो शैली है यह आपका जापान का शैली है। अगला पॉइंट है कि एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। यानी पर यहाँ पर देखिए 1 का मतलब प्रथम, यहाँ पर 2 का मतलब द्वितीय होता है, ठीक। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया। अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से देखिए, यहाँ भी प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है कि rearrange the part of the sentence in correct order। तो यहाँ पर स्टेम कॉल्स, यहाँ पर इसका सुव्यवस्था करना है, यानी कि क्रमबद्ध सजाना है। यहाँ पर है कि आर बीइंग रिसर्चेड, फिर है फ्रॉमिंग ब्लूड विजल्स, और फिर है यहाँ पर स्पेक्टली फॉर। तो देखिए इसमें हम लोग जब सजाएंगे तो ये पहले कौन सा होगा, पहले यहाँ पर हम लोग का ये होगा आर बीइंग रिसर्चेड, और फिर यहाँ पर स्पेक्टली फॉर फॉर्मिंग ब्लड, यहाँ पर ऑप्शन जो डी वाला होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक। तो इसको राइट आंसर कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का
27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। तो देखिए हिमालय के पार से नदी निकलती है सिंधु। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से है 28 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 4 अप्रैल है, 22 अप्रैल है, फिर 17 सितंबर है और फिर 16 फरवरी है। तो पृथ्वी दिवस जो है यह है आपको मनाया जाता है 22 अप्रैल को। राइट आंसर डी कर लीजिएगा, बी कर लीजिएगा, बी फॉर बॉल। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि रेड किस देश की मुद्रा है। तो ये देख सॉरी रेड नहीं है, रैड है कि रैंड जो है वह किस देश की मुद्रा है। तो यह है आपका नामीबिया की जो है एक मुद्रा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है। तो मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय ग्लेशियर है। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से बना है। तो देखिए इक प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द है वो दैनिक, दैनिक में इक प्रत्यय है। ठीक। अगला प्रश्न है कि गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई। तो यह सर्वोत्तम जो कृतियाँ है यह आपको प्रकट हुई थी कुषाण काल में। ठीक। कुषाण काल में जो है गांधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियाँ प्रकट हुई थी। अगला पॉइंट है कि महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था। तो समुद्र तट पर मंदिर जो बनवाया गया था यह नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौन सा दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जैसे कि देवता, तो देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है। सूर, असुर, अमर या फिर निर्जर। तो देवता का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह होगा ये असुर नहीं होता है पर्यायवाची इसका। ये जो पर्यायवाची है देवता का विलोम होगा। असुर जो शब्द है ये देवता का विलोम हो सकता है लेकिन पर्यायवाची नहीं हो सकता। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का विलोम नहीं है। ठीक। जैसे कि पाताल, पाताल का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पाताल का जो विलोम यहाँ पर 4 है, कागार है, आकाश है, व्योम है और नभ है। तो देखिए इसका जो विलोम नहीं होगा वह कागार होगा जो नहीं होगा। ठीक। पाताल का विलोम कागार नहीं होगा, बाकी सब आकाश इसका विलोम होता है, व्योम भी और नभ भी, ये तीनों विलोम होगा लेकिन कागार नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत का सबसे दक्षिण में इस स्थल है कौन सा है। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुकोटी और इंदिरा पॉइंट। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इंदिरा पॉइंट होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए हैं, इसमें से आपको ढूंढना है कि जो कौन सा करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन बी का जो एस्ट्रो टाइप लिखा गया है ये आपको सही है, करेक्ट आंसर ये बी कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि पश्चिमी तट के ऊपर भाग को कहते हैं। तो पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को जो हम लोग कहते हैं, पहला है कारोमंडल, मालाबार तट, कोंकण तट या फिर उत्तरी सर्कस। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर होगा यहाँ पर कोंकण तट कहते हैं। जो पश्चिमी तट है उसको, पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को कोंकण तट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक है। ठीक। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक है कौन सा भाई, लाफिंग जैक है, पहला है प्लेटिपस, कुक्काबार, कोआला और यहाँ पर लायर पक्षी। तो यहाँ पर लाफिंग जो जैक है वह राइट का आंसर होगा यहाँ पर कुक्काबारा होगा। राइट आंसर कुक्काबारा कर लीजिए। अगला पॉइंट है कि ऊपरी मृदा की अधिकतर मात्रा बनाई गई है। तो अधिकतर जो मात्रा ऊपरी मृदा की वो बनाई गई है आपका राइट आंसर होगा अवसादी शैलों के द्वारा जो ऊपरी मृदा है वो बनाई गई है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 41 है, यह प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग बात करें तो आपका राजस्थान होने वाला है। ठीक। राइट आंसर बी कर लीजिएगा राजस्थान। यदि आपसे पूछा जाता कि जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश होता। ठीक। अगला है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का आयाम नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक का इसमें से आयाम जो नहीं है वो सामाजिक स्थिति आयाम नहीं है। राइट आंसर सी कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है कि आधारभूत संरचना में समान भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित अंग क्या कहलाते हैं। तो देखिए वो जो रूपांतरित अंग होते हैं वह कहलाते हैं समजात अंग। राइट आंसर बी होगा, समजात अंग उसको कहते हैं।
अगला है कि पूरक वस्तुओं की मांग को कहा जाता है, तो पूरक वस्तुओं की मांग को संयुक्त मांग कहते हैं। राइट आंसर ए होगा। अगला है कि यह आह्वान किसने किया है कि प्रकृति को वापस लाओ, तो यह आह्वान यानी कि कथन है जो किसका है कि पृथ्वी को वापस से, प्रकृति है पर पृथ्वी नहीं है, प्रकृति को वापस ले आओ, तो यह आह्वान जो है आपका है रूसो का है। ठीक, राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। 4 दिया गया है, इसमें से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है यह भारत संविधान की विशेषता नहीं है। राइट आंसर बी हो, न्यायपालिका, सॉरी यहाँ पर आपका बी नहीं होगा, यहाँ पर आपका सी होगा। ठीक, ये बी नहीं होगा। सरकार के अध्यात्मक जो रूप है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर सी कर लीजिएगा, ये नहीं है। बाकी ये तीनों सभी है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का है कि सुभागन में कौन सी संधि है, तो ये सुभागन जो शब्द है इसमें दीर्घ संधि है। राइट आंसर ए होगा। अगला पॉइंट है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है, तो इसका जो सभापतित्व है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राइट आंसर सी होगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि किसी जहाज का सोनार 1600 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ध्वनि तरंगे भेजता है, ये तरंगे समुद्र तल से 4 सेकंड बाद लौट कर आती है, तो समुद्र तल की गहराई ज्ञात कर। इसमें आपको तो समुद्र तल की गहराई ज्ञात करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 3200 होगा। ठीक, राइट आंसर 3200। चलिए प्रश्न हम लोग का 50 नंबर है कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इन द बेस्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पर क्रिटिसिज इन अबाउजिंग और ऑनग्रेली इन इंसुलेटिंग मैनर। यहाँ पर आपका जो 50 नंबर का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका राइट आंसर यहाँ पर रिवाइवल होगा। ठीक, यहाँ पर रिवाइवल राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग का इधर 4 है, देखते हैं कौन है। यहाँ से 4 ऑप्शन जो है आपका भारतीय है, फिर है जर्मन। यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम नहीं पूछा गया है, वो पूछा गया कि वो वैज्ञानिक का कहाँ का था, तो भारतीय, जर्मन, स्वीडिश और फिर ब्रिटिश। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो कहाँ का वैज्ञानिक था, तो वह ब्रिटिश वैज्ञानिक था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो यह जो निर्णय लेने में सहायक होता है वह होता है आपका ध्रुवीकरण। राइट आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्रुवीकरण। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि रोम के सभी रूपों को और क्या कहते हैं, तो रोम के सभी रूपों को और पूछा गया क्या कहते हैं, तो उसको फॉर्मवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मवेयर। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरलतम सीपीयू अनुसूचीकरण विधि क्या है, तो यहाँ पर सरलतम सीपीयू अनुसूचीकरण जो विधि है वो क्या है पूछा गया है। तो देखिए वह जो विधि है FCFS, देखिए यहाँ पर FCFS अनुसूची कलन विधि है। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है, तो प्लैंक के जो अचर में यहाँ पर आयाम होता है, पहला है ऊर्जा, रैखिक गति, कोणीय गति और बल। तो इसमें जो आयाम होता है यह है आपका ऊर्जा का आयाम होता है। अगला जो प्रश्न है कि प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है, तो प्रस्वेदन जो है यह है आपको गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में बढ़ता है। ठीक, राइट आंसर ए कर लीजिए। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि क्रिसमस फैक्टर किस में निहित होता है। ठीक, क्रिसमस फैक्टर जो है ये आपको किस में निहित होता है, रक्त जमाव, उत्सर्जन, पाचन, श्वसन। तो यह जो निहित होता है रक्त जमाव में। राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला है कि यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवाहक पुल को क्या कहेंगे? ऐसे संवाहक पुल को क्या कहेंगे? तो देखिए, जब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे पुल को हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पर? समपार्श्विक कह सकते हैं। ठीक, समपार्श्विक, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो एमिनो एसिड की जो आवश्यकता है यह होती है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। अगला है कि विषम मिश्रण के लोहे की परत को किस तकनीकी से पृथक किया जाता है? तो यह जो पृथक किया जाता है चुंबकीकरण से पृथक किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुयात में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन। राइट आंसर बी होगा। अगला पॉइंट है कि खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? तो खुले पाइप से जो वायु धमन का उदाहरण है यह आपका उदाहरण है समदाबी प्रक्रिया का। ठीक, समदाबी प्रक्रिया का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अगला जो हम लोग का 63 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? प्रश्न है कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान होती है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि धातुओं का राजा क्या है? तो धातुओं का राजा यहाँ पर सोना है, चांदी, एल्युमिनियम और यहाँ पर लोहा और एल्युमिनियम है। तो देखिए, धातुओं का राजा सोना को कहते हैं, ये आप सभी को पता होगा। अगला जो प्रश्न है कि मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो मिनी माता रोग जो है यह पारद, ठीक, मिनी माता जो रोग है किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो पारद के प्रदूषण से फैलता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो विद्युत और चुंबकत्व के बीच जो लिंक का खोज किया गया यह माइकल फैराडे के द्वारा किया गया। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? सबसे उपयुक्त इकाई क्या है? तो सबसे उपयुक्त इकाई है यहाँ पर एंगस्ट्रॉम। क्या है? एंगस्ट्रॉम होगा। राइट आंसर यहाँ पर एंगस्ट्रॉम जो है सबसे अच्छा उपयुक्त तरीका है, उपयुक्त यूनिट है। ठीक, अगला है कि पद जिन किसने बनाया था? तो पद जो जीन है यह बनाया गया था जॉनसन के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि पूती जीव वे जीवन है जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। तो पूती जीव जो वे हैं जीवन है जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। तो देखिए, यह जो आहार के लिए निर्भर करते हैं मृत और क्षयमान सामग्री निर्भर करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। इस पर ये निर्भर करते हैं जो पूर्ति जीव होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उसमें नहीं होते हैं। ठीक, तो आरबीसी जो है वायु श्वसन नहीं करते, उसमें क्या नहीं होते हैं? तो देखिए, उसमें आपका सूत्रकर्णिका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो नहीं होता। ठीक, आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सूत्रकर्णिकाएँ नहीं होती है। अगला पॉइंट है कि समयुग्मनज अप्रभावी और विषमयुग्मी पादप के बीच संस्करण होता है। तो यह संस्करण होता है यहाँ पर परीक्षार्थ संकरण होता है। ये जो बीच का इसका संकरण होता है तो परीक्षार्थ संकरण होता है। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि डीएनए में होती है। तो डीएनए में क्या होती है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिए, डीएनए में पेंटोस शर्करा होती है। क्या होती है? पेंटोस शर्करा। अगला है कि जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम है। तो जीवित संसार में सबसे जो प्रचुर एंजाइम है वह कौन सा एंजाइम है? वह एंजाइम आपका रूबिस्को है। क्या है? रूबिस्को। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक्सरे क्षेत्र स्थित है। तो एक्सरे जो क्षेत्र स्थित है यह गामा रे और रे मतलब यहाँ पर किरण, गामा किरण और पराबैंगनी क्षेत्रों के बीच ये एक्सरे जो है स्थित है। ठीक, चलिए, अगला हम लोग का जो प्रश्न 75 नंबर है। तो यह प्रश्न देखिए, कह रहा है कि
आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या है? तो आकाश में जो तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का यह मूल कारण है कि वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो यह जो है केंद्रीय बजट आर.के. पशुमुखम चेट्टी के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो लोथल, दयामदाबाद और फिर है सुतकोतदा और फिर धौलावीरा। तो कौन इसमें से है जो गुजरात में अभी स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर जो दयामाबाद है, ये गुजरात में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है कि सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया गया है? उसके आधार पर आपको बताना है कि कौन से प्रक्रम जो है सौर प्रणाली के ग्रह उसके आकार के, ठीक, सबसे बड़ा फिर छोटा ऐसे ऐसे करके, तो आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया गया है? तो देखिए यह जो क्रम दिया गया है पहले होगा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद बुध, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसमें करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो अधिकेंद्र जो शब्द ये संबंधित है यह आपको भूकंप से संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? तो भारत के साथ जो किस देश की सबसे स्थलीय सीमा छोटी है? भूटान की स्थलीय सीमा छोटी है। अगला पॉइंट है कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह के जो समाधि स्थल स्थित है यह नांदेड़ में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा, नांदेड़ में। अगला प्रश्न है कि विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बनाता है जहाँ, तो जहाँ क्या? तो देखिए विक्रेता बाजार ऐसा स्थिति बनाता है जहाँ मांग पूर्ति से अधिक होता है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है हम लोग का कि नेपाल की आधिकारिक मुद्रा को ... कहा जाता है। तो नेपाल के आधिकारिक मुद्रा को यहाँ पर नेपाली रुपया कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? SO2, NO2, CO2। तो देखिए अम्लीय वर्षा होने का जो कारण है वह है आपका SO2 और NO2, यानी कि ऑप्शन ए वाला जो है केवल ए और बी दोनों सही है। SO2 और NO2 के कारण ये अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो वह दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि वो दोनों जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन सी है जो अमरकंटक से निकलती है? तो यहाँ पर आपका जो होगा नर्मदा और बेतवा नदियाँ। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है? तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किया जाता है यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक प्रागम्य होता है? तो चयनात्मक प्रागम्य जो होता है वो कौन सा भाग है पूछा गया है, तो वह होगा आपका यहाँ पर कोशिका झिल्ली। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? तो ग्राम पंचायत के आय का जो इसमें से स्रोत नहीं है, संपत्ति का जो कर होता है वो ग्राम पंचायत को नहीं मिलता है। बाकी सब भवन कर, भूमि कर और वाहन कर ये सब उसको मिल सकता है। ठीक, अगला जो हम लोग का कि पिंग पोंग जो कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो पिंग पोंग इसका जो कूटनीति का संबंध है यह आपको बताना है किस देश से है, तो यह है चीन से। ठीक, अगला प्रश्न क्या प्रश्न है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पर जो ग्राम पंचायत की चुनाव लड़ने के लिए जो अभी आप लोगों ने हाल ही में चुनाव जो बीता है तो आप सभी को पता होगा कि इसका जो एज होना चाहिए उम्र ये 21 वर्ष या उसके ऊपर होने चाहिए, तभी ये ग्राम पंचायत की सदस्य के लिए उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग सी कर लीजिएगा। ठीक,
और यहाँ पर हम लोग जो 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया और जो 91 से लेकर 100 तक जो प्रश्न है वो मैथ का है। तो आपको ये PDF दे दिया जाएगा, आप PDF के साथ उसको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ से हम लोग 90 तक जो कंप्लीट कर लिए और आप लोग कमेंट करिए कि इसमें आपका जो कितना स्कोर कर पाएँ तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस 10 था और जो सेट 11 है बहुत जल्द मिल जाएगा। साथ ही साथ हम लोग प्लेटफॉर्म बुक का भी जो सेट प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ठीक।